नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 26 मार्च 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन विषयों को देख लेते हैं जिसकी चर्चा आज के सत्र में हम करने जा रहे हैं। आज के सत्र में सबसे पहले हम कल दिए गए प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न के उत्तरों को आपको देंगे। फिर उसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय और चुनावी बॉन्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करेंगे। फिर हम बांग्लादेश स्वतंत्रता के 50 वर्ष और भारत बांग्लादेश संबंध के संदर्भ में एक अन्य एडिटोरियल को देखेंगे और फिर हम कोरोना वैक्सीन दिए जाने के संदर्भ में दूसरे चरण की बात करेंगे। फिर हम आपको प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आज अभ्यास प्रश्न देंगे और फिर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न की भी आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसकी संरचना को भी हम आपको प्रदान करेंगे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न के उत्तर, जो कल हमने आपको दिए थे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? कोवाक्स एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य यूनिसेफ, गावी, WHO और अन्य के नेतृत्व में कोविड-19 टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। गरीब देशों की टीकाकरण तक पहुंच बढ़ाने के लक्ष्य के साथ गावी एक सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है। GIS एड 2008 में स्थापित एक वैश्विक विज्ञान पहल है जो इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के जीनोमिक डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करता है। आपको इसमें से सही विकल्प की पहचान करनी है। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3 अथवा 1, 2 और 3। तो इसके संदर्भ में तीनों के तीनों जो कथन हैं वह हमारे सही हैं और उत्तर हो जाएगा हमारा D 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है? 14वें वित्त आयोग ने करों के केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया था। 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 अवधि के लिए ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण को 41% करने की सिफारिश की है। 1% समायोजन का उद्देश्य केंद्र के संसाधनों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों को कर हस्तांतरण करना है। निम्नलिखित कूट से सही कथनों का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 3 की उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि इसमें गलत कौन सा कथन है यह पूछा है और इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, इसी के चलते हमारा उत्तर हो जाएगा D, यानी तीनों के तीनों जो कथन हैं वह सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जबरवान पर्वत श्रृंखला किसके निकट स्थित है? श्रीनगर, पेंगोंग सो, तवांग की काला पानी। तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर, यानी A इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पकल डल बांध चिनाब की सहायक नदी मरुसदार नदी पर बनाया जा रहा है। बांध का प्राथमिक उद्देश्य पनबिजली उत्पादन करना है। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते के तहत इस पर विवाद खड़ा किया है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 की उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो सही कथनों के संदर्भ में तीनों के तीनों जो कथन हैं वह सही हैं और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा C 1, 2 और 3। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्रकार के अनाजों, दालों और तेलीय बीजों के मामले में भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर असीमित खरीद की जा सकती है। अनाज और दालों के मामलों में किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में MSP का निर्धारण एक स्तर पर किया जाता है जिससे ऊपर बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है?
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। तो इसके संदर्भ में दोनों ही कथन हमारे सही नहीं हैं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। डी हमारा उत्तर होगा। अब हम देख लेते हैं आज के सबसे पहले एडिटोरियल को, जो पेज नंबर 6 पर दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत एक घटनाक्रम देखा गया था 24 मार्च को, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संदर्भ में निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया और आज ही 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके तहत पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों से पहले यानी 1 अप्रैल से नए इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार किया है। अब इसके संदर्भ में हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या है, फिर हम इसमें देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला गया है वह किस प्रकार का है। साथ ही साथ इसके तहत हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की भी चर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे शॉर्ट में एडीआर कहा जाता है, उसके द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी और इसमें न्यायालय में एडीआर ने कुछ तर्क सामने रखे थे कि आखिर वह क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाना चाहती है, इलेक्टोरल बॉन्ड की 1 अप्रैल से होने वाली खरीद को रोकना चाहती है। इसके संदर्भ में एडीआर का तर्क था कि कुछ राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के लिए अतीत में अवैध बिक्री विंडो के माध्यम से इन बॉन्डों की बिक्री की जा रही है। साथ ही साथ इसके तहत जिस प्रकार के परिवर्तन सुधार किए गए हैं वह विदेशी कंपनियों से भी असीमित राजनीतिक चंदा प्राप्त करने का मार्ग खोल देती है, जो चुनावी भ्रष्टाचार को काफी हद तक न्याय संगत बना देता है। साथ ही साथ इसकी जो प्रक्रिया है वह राजनीतिक चंदा प्राप्ति की प्रक्रिया में अपारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है और आरबीआई और चुनाव आयोग दोनों ही इससे पहले चुनावी बॉन्ड योजना पर अपनी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। यही कारण है कि एडीआर ने मांग की कि इसकी बिक्री रोकी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इस पर अपने निर्णय को सुरक्षित रखा और आज ही दिए गए अपने निर्णय में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस रूप में यह एक नवीन घटनाक्रम देखा जा सकता है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं चुनावी बॉन्ड होता क्या है। तो इसका अर्थ है वचन पत्र की प्रकृति में जारी किया गया एक बॉन्ड जिस पे खरीदार या दाता का नाम अंकित नहीं होता है। इसे भारत के नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित इकाइयों के द्वारा खरीदा जा सकता है और इसके तहत केवाईसी अनुपालन करना आवश्यक है, जिसके बाद खाता धारक बॉन्ड को खरीद सकता है और फिर उसे अपनी पसंद के राजनीतिक दल को दान कर सकता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चुनावी बॉन्ड केवल योग्य राजनीतिक दलों द्वारा अपने नामित बैंक खाते में ही जमा करके भुनाया जा सकता है। इसको आप एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यह है इलेक्टोरल बॉन्ड का एक सैंपल जिसमें जारी करने की तिथि अंकित की गई है। साथ ही साथ इस बात को भी बताया गया है कि किस प्रकार से जारी करने की तिथि से 15 दिन तक ही वह वैध होगा और साथ ही साथ इसमें जिस राशि का यह बॉन्ड है इसको भी लिखा गया है, जैसे कि 1000 रुपए। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, इसके संदर्भ में इसकी कुछ अन्य विशेषताओं को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है।
मुख्य रूप से यह किसी भी एक नोटिफाइड बैंक जैसे कि एसबीआई द्वारा जारी किया जाने वाला वचनबद्ध की प्रकृति का एक बॉन्ड है, जिसको एक सुनिश्चित राशि के तहत प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ इसे खरीदे जाने वाले की जो पहचान है वह भी जाहिर नहीं की जाती है। साथ ही साथ इसको चेक और इलेक्ट्रॉनिक मनी के माध्यम से भी खरीदा जा सकता है। यदि हम इसकी कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें तो चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की कुछ चुनिंदा शाखाओं के माध्यम से ही इसको जारी किए जाने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही साथ बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए या केंद्र सरकार के निर्देशानुसार खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं, जिन पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के तहत आयकर से भी छूट प्राप्त होती है। यदि हम चुनावी बॉन्डों के लाभों की चर्चा करें तो एक ओर जहां इसके माध्यम से राजनीतिक दलों को वर्ष के संपूर्ण कामकाज के लिए वित्त पोषण प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से श्वेत धन और राजनीतिक वित्त पोषण की एक पारदर्शी प्रणाली की परिकल्पना भी की गई है, जिसमें कोई भी दाता केवल बैंकिंग साधन के माध्यम से ही सुनिश्चित बैंक से चुनावी बॉन्ड को खरीद सकता है। साथ ही साथ उसे अपने खातों में चुनावी बॉन्ड की राशि का खुलासा करना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही बॉन्ड भुनाने की अधिकतम अवधि भी 15 दिन की रखी गई है और इसमें पूरा का पूरा लेन देन बैंकिंग साधनों के माध्यम से ही होता है। इसको आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसके तहत इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से यह आशा की जा रही है कि इससे राजनीतिक क्षेत्र में जो चंदा दिया जाता है उसमें पारदर्शिता आएगी। साथ ही साथ इलेक्शन को फंडिंग किए जाने के संदर्भ में जो व्यापक तौर पर कैश को उपयोग किया जाता है उसमें भी कमी आएगी। इसके माध्यम से जो राजनीतिक फंडिंग करने वाले लोग हैं उनकी भी निजता का ख्याल रखते हुए उनका नाम उजागर नहीं होगा और इसके माध्यम से चूंकि इसको भुनाने की अवधि 15 दिन ही रखी गई है, अतः इससे एक समानांतर प्रकार की अर्थव्यवस्था का भी जनन नहीं होगा। हालांकि जब से इन्हें जारी किया गया है उसके बाद से ही इनको लेकर लगातार विवाद देखा जा रहा है। 2017 से पहले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 के तहत यदि कोई कंपनी पिछले 3 सालों में लाभ कमाती थी तो उसे पिछले 3 सालों के अपने औसत लाभ का केवल 7.5% तक ही दान करना निश्चित किया गया था। साथ ही साथ उसे दान की जाने वाली राशि और लाभार्थी राजनीतिक दलों का खुलासा करना भी अनिवार्य था, लेकिन अब इसमें सरकार द्वारा संशोधन कर दिया गया है और अब चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कंपनियों के द्वारा दान करने की इस सीमा को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साथ कंपनियों को अपने लाभ खातों में राजनीतिक योगदान की घोषणा करने संबंधी प्रावधान को जाहिर करने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। यही कारण है कि विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की शर्तों को नवीन रूप में लागू करने से अब चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए घाटे में चल रही कंपनियां या ऐसी कंपनियां जो वास्तव में किसी प्रकार का कारोबार ही नहीं करती, जिन्हें शेल कंपनियां कहा जाता है, वह भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और इससे कॉरपोरेट इकाइयां और व्यक्ति चुनावी बॉन्ड के माध्यम से गुमनाम रूप से ही किसी राजनीतिक दल को असीमित मात्रा में दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान करने वाली कंपनियों को इस तरीके के दान के रिकॉर्ड करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे अपारदर्शिता
और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसी के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए में भी संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 2,000 रुपए से अधिक के दान के बारे में जो निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाना होता था, उससे भी छूट प्रदान कर दी गई है, जिससे यह अपारदर्शिता और भी ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा 2010 के विदेशी अंशदान अथवा योगदान विनियमन अधिनियम, जिसे एफसीआरए के रूप में जाना जाता है, उसमें भी संशोधन करके अब विदेशों से भी दान को स्वीकार्य मान लिया गया है। इन्हीं सब कारणों के चलते चुनावी बॉन्ड स्कीम की आलोचना की जा रही है। साथ ही साथ इसकी कुछ अन्य आधारों पे भी आलोचना की गई है, जिसे समझना आवश्यक है। जैसे कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम चुनावों के माध्यम से सरकार को चुनते हैं। इस चुनी गई सरकार के उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए वोटर्स को न केवल उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ राजनीतिक दलों को होने वाली राजनीतिक फंडिंग के स्रोत को भी जानना आवश्यक है। साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि जानने का जो अधिकार है वह लोकतंत्र का मूल आधार है, जिसे बनाए रखने जाने की आवश्यकता है। और यदि इस पूरी राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बनी रहेगी तो जानने का अधिकार नकारात्मक रूप से निश्चित ही प्रभावित होगा, जिसको बनाए रखे जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के संदर्भ में यह भी आलोचना के रूप में कहा गया है कि इससे सत्तासीन राजनीतिक दल को ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है और सरकारों द्वारा इसकी निगरानी किया जाना संभव है, जिससे केवल और केवल सत्तासीन राजनीतिक दल को ही लाभ होगा, क्योंकि किसी विपक्षी दल को फंडिंग किए जाने की स्थिति में सरकारें इसका पता लगा सकती हैं और ऐसे लोगों पर वह राजनीतिक दबाव और प्रभाव डाल सकती हैं, जो आगे चलकर सत्तासीन दल को ही अधिकतम फंडिंग को सुनिश्चित करेगा। और इस प्रकार से एक असमानता का जन्म होता है, जो समानता के अधिकार को उल्लंघित करता है, क्योंकि सत्ताधारी दल के पास ज्यादा शक्तियां हैं, इसकी तुलना में विपक्षी दल के पास अपेक्षाकृत कम शक्तियां विद्यमान हैं। इसको आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वित्तीय वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल फंडिंग हुई है वह बीजेपी को प्राप्त हुई है और इसकी तुलना में अन्य राजनीतिक दलों को पॉलिटिकल फंडिंग काफी कम प्राप्त हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को भी याद रखना आवश्यक है कि किस प्रकार से लोकतंत्र में केवल एक व्यक्ति एक वोट की गारंटी ही नहीं होनी चाहिए, अपितु दिए जाने वाले वोट का एक समान मूल्य भी होना चाहिए, जिसे बनाए रखे जाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि चुनावी बॉन्ड पर विविध प्रकार के विचारों को भी समय समय पर व्यक्त किया जाता रहा है। केंद्र सरकार जहां इस योजना का समर्थन करती है और उसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि इससे न केवल खरीदार की गोपनीयता बनी रहेगी, साथ ही साथ इसके माध्यम से काले धन को समाप्त करने और जवाबदेहिता को भी बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि निर्वाचन आयोग के द्वारा इसके तहत पहले यह कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो किया गया दान है वो चूंकि अनिवार्य रिपोर्टिंग मानदंडों से बाहर होता है, अतः इससे राजनीतिक वित्त पोषण के पारदर्शिता के पहलू पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आरबीआई के द्वारा इसमें धन शोधन के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया गया है और इसके संदर्भ में आरबीआई का कहना है कि इस बॉन्ड का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे काले धन में वृद्धि होगी। साथ ही साथ इसके संदर्भ में बॉन्ड के द्वारा राजनीतिक वित्त पोषण की प्रणाली भी अपारदर्शी बनेगी। यही कारण है कि इन सभी विचारों की पृष्ठभूमि में विभिन्न विशेषज्ञों का ये कहना है कि यदि हम इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को शुरू किया है तो सरकार को इस प्रकार के दान के विवरण का
खुलासा करने से भी नहीं बचना चाहिए और राजनीतिक फंडिंग के क्षेत्र में और अधिक पारदर्शिता को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। मुख्य रूप से ये संबंधित है बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण होने से, जो 26 मार्च 1971 को था और आज इसको 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। हालांकि इस पूरी यात्रा में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने और उसके बाद से ही भारत की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके तहत 1971 और उसके काल में लगभग 3900 भारतीय सैनिकों द्वारा बलिदान किया गया और साथ ही साथ लगभग 10 मिलियन बांग्लादेशी शरणार्थियों को भी भारत में शरण दी गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंधों में काफी उतार चढ़ाव भी देखे गए हैं, जिसमें बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के राष्ट्रपति बने रहने तक भारत बांग्लादेश दोनों के संबंधों में काफी प्रगाढ़ता देखी गई। हालांकि 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या भी कर दी गई थी। उसके बाद जनरल जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने, हालांकि उनकी भी 1981 में हत्या कर दी गई थी। 1982 से 1991 के काल में सैन्य शासन का दौर बांग्लादेश में देखा गया और इस दौर में भारत बांग्लादेश के संबंधों में एक स्थिरता देखी गई थी। बांग्लादेश में 1991 और उसके बाद संसदीय लोकतंत्र की बहाली हुई। हालांकि इस 20 से 30 वर्ष के काल में भी भारत बांग्लादेश संबंधों में काफी उतार चढ़ाव देखे गए हैं। हालांकि निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के काल में भारत बांग्लादेश के मध्य काफी संबंध बेहतर हुई हैं, जो मुख्य रूप से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक के साथ व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और रक्षा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें सहयोग के मुख्य बिंदुओं की, तो इसके संदर्भ में भारत और बांग्लादेश द्वारा 2015 में किया गया ऐतिहासिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट यानी LBA सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में जो एक दूसरे के देशों में भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र विद्यमान थे, जिन्हें हम एनक्लेव्स के नाम से जानते हैं, उन विवादित एनक्लेव्स की समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से निवारित कर लिया गया। इसके तहत एनक्लेव निवासियों को भी यह विकल्प दिया गया था कि वह चाहे तो किसी भी देश में जाने के लिए स्वतंत्र हैं और इस आधार पर दोनों देशों ने अपने सीमावर्ती क्षेत्र के विवाद को काफी सरलता से सुलझा लिया, जो भारत बांग्लादेश संबंधों में एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। हाल के वर्षों में व्यापार के क्षेत्र में भी दोनों के मध्य संबंध काफी बेहतर हुए हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसमें बांग्लादेश को किया जाने वाला निर्यात 2018-19 में $9.21 बिलियन देखा गया, वहीं आयात $1.04 बिलियन था। हालांकि इस व्यापार के काफी बढ़ने की भी संभावना है। यूं तो भारत द्वारा अनेक बांग्लादेशी उत्पादों को ड्यूटी मुक्त पहुंच प्रदान की गई है, लेकिन व्यापार को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से विविध प्रकार की गैर टैरिफ बाधाओं को भी हटाना आवश्यक है, जिसमें कृषि संबंधी उत्पादों पर लगाई गई बाधाओं को हटाने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में अवसंरचना विकास के लिए भारत द्वारा बांग्लादेश को $8 बिलियन की क्रेडिट सहायता भी देने की बात कही गई है। हालांकि इस क्रेडिट सहायता में प्रथम $800 मिलियन क्रेडिट सहायता का मात्र 51% भाग ही अब तक बांग्लादेश को प्राप्त हुआ है और $6.5 बिलियन अभी भी हस्तांतरित होने बाकी है। इन सभी क्षेत्रों के साथ बांग्लादेश और भारत के मध्य पर्यटन के विकास की भी काफी संभावनाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। दोनों देशों द्वारा कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयासों को किया गया है, जिसमें बांग्लादेश के द्वारा कलकत्ता और पूर्वोत्तर के अगरतला को आपस में जोड़ने के लिए बस के माध्यम से बांग्लादेश एक ट्रांजिट रूट के रूप में कार्य कर रहा है।
साथ ही साथ बांग्लादेश अपने चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का भी प्रयोग करने के लिए भारत को अनुमति दिया है, जिसके माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय और त्रिपुरा, जो एक प्रकार से भूमि आबद्ध लैंडलॉक क्षेत्र हैं, उनकी पहुंच संभव हो पाई है बंगाल की खाड़ी तक। हालांकि इतने सारे क्षेत्रों में सहयोग के बावजूद दोनों के बीच अनेक विवाद भी उभरते रहे हैं, जिसमें तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर मतभेद, सीमावर्ती क्षेत्र में गोलीबारी की घटनाएं देखी जाना, जिसमें गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करने वाले लोगों और पशु चोरों की हत्या, दोनों देशों के मध्य नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी के कार्यान्वयन को लेकर विवाद। इसके अलावा मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशियों का प्रश्न भी असम के साथ संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में एक बेहद संवेदनशील विषय है, जिसका दोनों देशों के संबंध पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहता है। हाल के समय में चीन का भी प्रभाव दक्षिण एशिया में बढ़ रहा है, जिसमें श्रीलंका, नेपाल, मालदीव आदि के द्वारा चीन से सक्रिय आधार पर सहयोग किया गया है। बांग्लादेश में भी चीन के द्वारा अपने शक्ति बल से, अपने धन बल के माध्यम से, चेक बुक डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको निवारित किए जाने के लिए भारत द्वारा भी अपने प्रयासों को और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से हमें सहयोग के जो निवर्तमान क्षेत्र हैं, उनमें हमें और ज़्यादा प्रगाढ़ता लाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो हमारे बीच मतभेद के मुद्दे हैं, उन पर भी समानता के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है। और इसके संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश को अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं और बांग्लादेश को स्वतंत्र किए जाने के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसको देखते हुए दोनों ही देशों द्वारा इसका लाभ उठाना चाहिए और भारत बांग्लादेश संबंधों को और बेहतर विविधीकृत किए जाने के दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ यानी स्वास्थ्य क्षेत्र से है। मुख्य रूप से ये संदर्भित है भारत द्वारा अपनी जनता को कोरोना वैक्सीन दिए जाने के संदर्भ में दूसरे चरण को प्रारंभ करने से, और यह जो दूसरा चरण है ये प्रारंभ होने जा रहा है 1 अप्रैल से, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु के भी सभी व्यक्तियों को अब वैक्सीन दी जाएगी। इससे पहले 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में ऐसे ही व्यक्तियों को वैक्सीन दिए जाने की अनुमति थी जो अन्य विविध प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हों, यानी कोमॉर्बिडिटी वाले व्यक्ति को ही इस प्रकार की वैक्सीन दिए जाने की अनुमति थी। हालांकि इसका एक साइड इफेक्ट यह भी देखा गया कि इससे वैक्सीनीकरण प्रक्रिया में देरी हुई। मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लोगों में चूंकि अपनी बीमारी को लेकर जागरूकता ऐसी नहीं देखी जाती है, इससे भी वैक्सीनीकरण प्रक्रिया और कमजोर हुई है। भारत द्वारा 24 मार्च तक 50.23 मिलियन वैक्सीन की डोजेस को दिया गया है। हालांकि प्रति 100 व्यक्तियों में डोजेस की जो संख्या है वह अभी भी 4 से कम बनी हुई है, जिसे बढ़ाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हम 22 मार्च के आंकड़ों को देखें तो भारत का यूं तो डोज को दिए जाने के संदर्भ में तीसरा स्थान है, जिसमें 22 मार्च के दिन भारत ने 4.85 करोड़ डोज दी थी। लेकिन जब बात आती है प्रति 100 व्यक्तियों को डोज दिए जाने की, तो इसमें भारत का जो स्थान है वह काफ़ी खराब है, जिसको बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना होगा। अब इसके संदर्भ में कुछ ऐसे उपायों को किया जाना आवश्यक है जिसकी लगातार हम बात करते रहे हैं। सबसे पहले तो हमें वैक्सीन को लेकर जो जनता में व्याप्त आशंकाएं हैं, वैक्सीन को लिए जाने के संदर्भ में जो डर है, हेजिटेंसी है, उसको कम किए जाने के संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें प्रति 100 व्यक्तियों में डोजेस की संख्या को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें वैक्सीनीकरण
प्रक्रिया पंजीकरण के लिए बनाए गए कोविन प्लेटफॉर्म को भी समय समय पर विकसित करने की जरूरत है और साथ ही साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ ही इस दिशा में निजी क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता होगी। तभी हम भारत में बढ़ते केसों के समानांतर रूप में वैक्सीनीकरण प्रक्रिया को तीव्र कर पाने में सफल होंगे। अब हम प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को आपको दे रहे हैं। इसका उत्तर हम आज आपको नहीं बताएंगे, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। कल हम इसके उत्तर की आपके साथ चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, किसी विधायी निकाय के लिए साइन डाई पद क्या इंगित करता है? चर्चा के बाद किसी संशोधन विधेयक पर वोट करने के आह्वान को, सरकार के कामकाज को जारी रखने के लिए बजट के एक हिस्से के लिए अंतरिम मंजूरी को, वार्षिक सत्र या विधायी सदन की बैठक के अंतिम स्थगन को, कि मंत्रिपरिषद में सदन के विश्वास के खोने को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 2021 के बजट में सरकार ने बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए विकास वित्तीय संस्थानों डीएफआई की स्थापना की घोषणा की है। डीएफआई की अवधारणा को पहले ही आजमाया और परीक्षण किया जा चुका है और इस तरीके की पहली संस्था 1948 में स्थापित की गई थी। बजटीय घोषणा के अनुसार सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक की स्थापना करना चाहती है। इसके तहत केवल सड़क और अन्य भौतिक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की योजना है। विकल्प हैं केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भारतीय न्यायपालिका लंबित मामलों के बोझ से दबी हुई है और 3.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। लंबित मामलों का सर्वाधिक प्रतिशत उच्च न्यायालयों के बाद उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में है। उच्चतम न्यायालय ने लंबित मामलों को निपटाने में मदद करने के लिए उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जोर दिया है। तदर्थ न्यायाधीशों की इस प्रकार की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 224A के तहत संविधान में व्यवस्था की गई है। विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, कि केवल 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने स्वीकृति के बाद परमाणु अप्रसार संधि से हटने की घोषणा की है। उत्तर कोरिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और इसके हथियार कार्यक्रमों के कारण इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं। विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। अब एक हम यूपीएससी के पूर्व वर्ष के प्रश्न को देख लेते हैं जो 2020 में पूछा गया था। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी हाथी समूह की नेता मादा हाथी होती है। इसकी अधिकतम गर्भ धारण अवधि 22 महीने हो सकती है। एक हाथी आमतौर पर केवल 40 साल की उम्र तक प्रजनन कर सकती है। भारत के राज्यों में इनकी सबसे अधिक आबादी केरल में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3, कि केवल 1, 3 और 4। अब हम मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड योजना क्या है? चुनावी बॉन्ड योजना को प्रभावी करने के लिए लाए गए विभिन्न संशोधनों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष वह अवसर है जब भारत और बांग्लादेश मिलकर न केवल अपने मध्य विद्यमान मतभेदों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं अपितु सहयोग के निवर्तमान क्षेत्रों को और भी प्रगाढ़ कर सकते हैं। चर्चा करें। 250 शब्द, 15। तो आलोचनात्मक विश्लेषण के तहत न केवल आपको किसी भी योजना आदि के संदर्भ में उसके गुणों की व्याख्या करनी होती है, साथ ही साथ इसके तहत आपको इसकी सीमाएं भी बतानी होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप पहलू शामिल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें आयामों को शामिल करेंगे और अपनी तरफ से
अपने मत को भी आप व्यक्त कर सकते। जब बात करते हैं चर्चा करें की, तो चर्चा करें के तहत अधिक से अधिक आयामों को शामिल करने से आपका उत्तर और ज्यादा बेहतर होता है। अब हम इनकी संरचना को देख लेते हैं। पहले उत्तर की भूमिका के तहत आप सबसे पहले चुनावी बॉन्ड योजना का परिचय देंगे, फिर आप उसके योजना की विविध विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करेंगे, फिर आप सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में विविध कानूनों आदि में किए गए संशोधनों को बताएंगे और इनकी सीमाओं का भी उल्लेख करेंगे, जैसे कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, कंपनी अधिनियम में संशोधन आदि। इसके बाद आप चुनावी बॉन्ड स्कीम में व्याप्त सीमाओं को दूर करने के संदर्भ में कुछ सुझाव देंगे और फिर अंत में आप एक सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना को देख लेते हैं। इसकी भूमिका के तहत आप बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष और इसमें भारत के योगदान का संक्षिप्त परिचय देंगे, फिर आप भारत बांग्लादेश के मध्य सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा करेंगे और फिर इनके मध्य विद्यमान मतभेदों के प्रमुख उदाहरण भी देंगे। इनमें आप एनआरसी की चर्चा कर सकते हैं, सीमा गोलीबारी आदि की चर्चा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप निवर्तमान सहयोग के क्षेत्रों को और भी ज्यादा प्रगाढ़ करने के कुछ सुझाव देंगे, जिसमें आप कनेक्टिविटी को बढ़ावा, व्यापार की विविधता आदि को सुझा सकते हैं। इसके बाद आपको एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रदान करना चाहिए, जिसमें दोनों देशों की संबंधों को और बेहतर बनाने की बात आपको करनी चाहिए। इस प्रकार से बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक में हमने महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा आपके साथ की। यदि आपको हमारी पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।